हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक, सेकंड वन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका थर्ड है ओम्स लॉ। स्टूडेंट, ये हाई स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट, a continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit। यानी कि एक ऐसा पाथ जिसमें करंट क्या हो, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा हो, साथ में वो पाथ आपका क्लोज्ड हो। ठीक है, कैसे? यहां फिगर देखिए। मान लेते हैं एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, मैंने यहां यूज कर दिया रजिस्टर, ठीक है ना। और यहां एक एमीटर लगा लेते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और ये आपका बैटरी है, ठीक है ना। अब इसमें करंट जो फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो धनावेश किधर चलेंगे? प्लस से निकलते हैं और माइनस की तरफ जाते हैं, ठीक है। और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये पाथ क्या क्लोज्ड है? बिल्कुल। क्या इस पाथ में करंट कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है? बिल्कुल। देखिए करंट क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। यानी हम बोलेंगे आ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जिसका नाम है, आप टॉपिक को देख के बता सकते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए फिर से आप फिगर देखिए। मान लेते हैं कोई चार्ज है Q0, वो कहां पर है? स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर। और ये कोई पॉइंट ए है जहां पर कोई अनदर चार्ज Q1 रखा है, ठीक है ना। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, अगर कोई चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो, कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो अपने सराउंडिंग, अपनी चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। कोई भी चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, यानी वैद्युत क्षेत्र उसके पर्टिकुलर एरिया में उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं पॉइंट ए पर है, तो एक पर्टिकुलर इसका एरिया होगा जहां पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, यानी वैद्युत प्रभाव दिखेगा। बताता हूं क्या है। अब क्या करना है? इस चार्ज को Q0 को इन्फिनिटिव से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में? जो ये पॉइंट ए पर प्रेजेंट चार्ज Q1 ने बनाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है? इस Q0 चार्ज को लाना है। तो इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यहां देखिएगा, इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। यानी आपने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट, चलिए मैंने इसको नाम दे दिया P, पॉइंट P टू A लाने में जो आपको वर्क करना पड़ रहा है, और जो ये टेस्ट चार्ज है उसका जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल। क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। स्टूडेंट, कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक क्या उत्पन्न कर लेता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, ठीक है ना। ऐसे हमारा पर्टिकुलर एरिया है कि हम इस घर में रहेंगे, ये हमारा एरिया है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी अपना एक क्या होता है? एरिया होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसपे क्या होता है? वैद्युत प्रभाव दिखता है। और अगर उसकी तरफ कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर क्या करेगा? अपना इफेक्ट दिखाएगा। हो सकता है इस चार्ज को ये वाला चार्ज रिपल कर दे, ढकेल दे। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो रिपल कर रहा है, अगर यही पॉजिटिव और निगेटिव होता तो खींच लेता, अट्रैक्ट कर लेता। तो यानी वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी रिपल्सन लगा रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल करेंगे, और जब रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं तो भाई वर्क तो करना पड़ेगा उसकी पास ले जाने के लिए। और जो वर्क करना पड़ रहा है और जो ये टेस्ट चार्ज है उसका रेशियो ले लो, आपको क्या मिल गया? पोटेंशियल मिल गया। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। चलिए, एक पॉइंट और लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, चलो B पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। और
यहाँ पर D पॉइंट ले लिया जाता है, मान लेते हैं इस पे कोई चार्ज Q2 है, ठीक है ना। आप ध्यान समझिएगा, किसी चार्ज को एक पॉइंट से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या था, इन्फिनिटी टू लाना था, इन्फिनिटी टू किसी अदर पॉइंट तक लाना था। यहाँ पर क्या है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ले जाना है, तो वर्क करेंगे ना। और यही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, या फिर डेल्टा V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। स्टूडेंट डेल्टा V क्यों लिखा गया, क्योंकि पोटेंशियल का ये डिफरेंस है, इसलिए यहाँ डेल्टा V का यूज कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए मैं इस दोनों के डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। यहां पर देख लीजिएगा, पहला डेफिनेशन है वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है, जो अदर पॉइंट है, जैसे यहाँ पर अदर पॉइंट ए था, वहां तक क्या लाना है, इस चार्ज क्यू नॉट को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियरिटी है, ये आपका डिफिनेशन था पोटेंशियल का। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पर क्या करना है, इन्फिनिटी टू ला रहे थे किसी अदर पॉइंट तक, और यहाँ पर क्या रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। स्टूडेंट देखिएगा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज from one point to another point। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, वर्क डन बाय मूविंग, यहाँ भी लिख सकते हैं मूविंग यूनिट चार्ज लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा यूनिट चार्ज, ठीक है ना। फार्मूला क्या है इसके लिए, VA माइनस VB इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। यहाँ चार्ज क्या है, यूनिट है। अगर यूनिट चार्ज लिखेंगे तो वर्क डन के बराबर नहीं होगा, आए भाई क्यू नॉट बराबर अगर 1 कूलाम कर दें तो क्या होगा, VA माइनस VB होगा W के बराबर। तो ही तो लिखा हूं, वर्क डन जो होता है किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। स्टूडेंट पोटेंशियल एक प्रकार का प्रेशर है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एक इंजन है, चल रहा है, और उस इंजन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, खेत में पानी की सिंचाई कर रहे हो, ठीक है ना। अब जो पाइप है वो एज ए वायर मान सकते हो, जो उसमें वाटर फ्लो कर रहा है उसको आप करंट मान सकते हो, और जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको आप वोल्टेज मान सकते हो। क्लियर है, वोल्टेज को प्रेशर, और जो वाटर दौड़ रहा है उसको करंट बोलो, और जो पाइप है उसको वायर बोलो। आपको समझ में आ गया ना। इंजन को आप बोल लीजिए बैटरी। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने आपको रिलेट कर दिया कि भाई वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। कैसे, देखो इसमें मैं आपको बताऊं, जब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना, तो वो गति करने के दौरान कंडक्टर के जो एटम होते हैं उससे टकराते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, जिससे उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। तो अब भाई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इस बाधा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ताकि ये बाधा ना आए और इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर सके। तो उनको वर्क करना पड़ रहा है इस बाधा को समाप्त करने के लिए, जो परमाणु से टकरा कर उत्पन्न हो रही है। तो जो यही वर्क डन है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, आपको रिलेट हो रहा है, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। इसे बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलिए मैं आपको यूनिट बताता हूँ। देखिए इसका यूनिट क्या होता है, इसका वर्क का क्या होता है, जूल पर कूलाम बोल सकते हो, जूल पर कूलाम, या फिर आप वोल्ट बोलो, ठीक है ना, वोल्ट। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, वोल्ट इसका यूनिट होता है, या फिर जूल पर कूलाम। क्लियर है। इसका भी यूनिट
चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। क्लियर है? तो ये आपका दोनों फाइनल हो गया, वर्क डन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, V बराबर होता है W/Q0। यहां पर क्या है, इनफाइनाइट से लाना है, यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। अच्छा, एक बात और बताऊं, स्टूडेंट, जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल। कैसे? जैसे वाटर है, मान लेते हैं कोई टैंक है, ये दो टैंक मान लेते हैं, चलो एक टैंक है, मैंने इसको कट करके यहाँ फिल कर दिया, दूसरा टैंक रख लिया। ध्यान रखिएगा, समझिएगा, ये पूरा पानी इसमें फिलअप है, ठीक है ना, और इसका लेवल जो है थोड़ा नीचे है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें वाटर किधर फ्लो करेगा, वाटर किधर फ्लो करेगा, तो आप बताओगे कि वाटर क्या होता है, हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, ये तो आप जानते हो। क्लियर है ना? तो इसका मतलब कि वाटर इधर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पोटेंशियल जो होता है वो भी क्या होता है, जैसे अगर करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ये मानते हैं कोई सर्किट है, सिंपल सर्किट, मैंने लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ रेजिस्टेंस यूज कर दिया, तो ये आपका बैटरी प्लस माइनस। तो अगर करंट इधर A टू B जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि A वाले का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, B वाले पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। यानी करंट का फ्लो किधर होता है, हाई लेवल टू लो लेवल। धारा भी उच्च लेवल से, उच्च सतह से निम्न सतह की तरफ फ्लो करती है, हाई लेवल टू लो लेवल। इसका पोटेंशियल क्या होगा, VA इज लेस, देखिए VA का जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा और VB का पोटेंशियल लो होगा। तो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल करंट फ्लो करता है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट थे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, एक इंपॉर्टेंट सा लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ, उसको स्टार्ट करते हैं, जिसको किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो वो लॉ क्या है स्टूडेंट, ये लॉ जो होता है ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। आइए इसको स्टेब्लिश करते हैं। ये दोनों फाइनल है, मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए, ओम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, लिख समझ लीजिए। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में से आपका हो गया लेंथ, हो गया टेम्परेचर, हो गया प्रेशर, हो गया, अगर उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई भी चालक, ये कंडक्टर मेरे पास है, इसमें मैंने क्या नहीं चेंज किया, भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब और साथ में इसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं किया, तो इसके सिरों के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा, या ऐसे बोल सकते हैं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, वोल्टेज, ठीक है ना। या फिर ऐसा बोल दो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। क्लियर है? अब यहां से जब ये वाला प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, V बराबर I इंटू R। R क्या है, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, V बराबर IR। R क्या है, यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। लिख रहा हूं PC, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मैं इसके स्टेटमेंट लिखता हूं, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट इफ, यहां लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो चेंजिंग द फिजिकल स्टेट, स्पेशली क्या, टेम्परेचर मान लेते हैं, स्पेशली ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, स्पेशली टेम्परेचर, देन द voltage across the conductor is directly proportional to the applied current in the conductor। क्लियर है? कंडक्टर में जितनी धारा बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती, जैसे यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। कब, जब हम फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर में ना चेंजिंग करें, प्रेशर में ना चेंजिंग करें और लेंथ में ना चेंजिंग करें। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट,
टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाता है ना तो काफी इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर पहले क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप पहले रेजिस्टेंस को मैं समझा दूं पहले क्या होता है। देखिए इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। प्रतिरोध यानी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला, यानी रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, यहां में लिखा ना टेम्परेचर, स्पेशली टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस समझ लीजिए अगर बढ़ गया तो जान लीजिए काफी इफेक्ट डालेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो ओम्स लॉ है जिसका ग्राफ कैसा बनता है, ये इस प्रकार बनता है। अगर करंट और वोल्टेज में ग्राफ बनाया जाए, वोल्टेज और करंट में, तो इस प्रकार से आप ग्राफ देखोगे। ये देखिए आप ग्राफ देख सकते हो, इसमें क्या है, R बराबर V/I, क्योंकि ये क्या है, R क्या है, कांस्टेंट है, और आपने ग्राफ देखा इसका। अब ये क्या है, सीधे स्ट्रेट ग्राफ है। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आपका जो ये ग्राफ आप देख सकते हो, देख रहे हो कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, तब ये ग्राफ गलत हो जाएगा, ये ग्राफ जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, स्पेशली यहाँ टेम्परेचर लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख सकता हूं, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव, बहुत ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट होता है। यानी कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ा, समझ लीजिए प्रभाव डालेगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कांस्टेंट, जबकि रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है और कांस्टेंट होना चाहिए, तब तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पर स्पेशली टेम्परेचर लिखा गया है। अब लेंथ पर क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसको रफ कर दिया जाए, हो गया है, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही लास्ट टॉपिक पहुंच गए हम लोग, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को ही प्रतिरोध बोलते हैं। इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस के बारे में बताएं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। साथ में चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, जैसे ये कंडक्टर मान लें तो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला पार्ट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को आप मिलाएंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैंने बताया था हमेशा एक कांस्टेंट आता है, रो L/A। रो क्या है, इसको बोला जाता है, मैं आपको दिखा दूं, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोला जाता है रो को। और साथ में रो जो होता है वो नेचर ऑफ कंडक्टर, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या आयरन का है, उसी हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, ये क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है। हाँ, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये आपका होता है ओम, OHM। इसको जॉर्ज साइमन ओम ने पहले बताया था। ओम लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसका यूनिट क्या है, ओम है। यही आपको क्लियरिटी आ गई होगी रेजिस्टेंस का यूनिट। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये लेंथ, ये एरिया, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने वहां पर लेंथ लिखा था, आपने देखा था ना कि लेंथ पर लंबाई अगर बढ़ाएं परिवर्तित हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, ओम का जो नियम है वो दिक्कत कर जाएगा, वैलिड नहीं होगा। चलिए अब एक और चीज कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए फ्रेंड, जिसका लेंथ, जैसे ये मानते हैं ये थोड़ा मोटा मार्कर है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। स्टूडेंट मैं एक पेन ले लूं, पेन मेरे पास है नहीं, लेकिन इसका अगर रेजिस्टेंस मैं पूछूं हाई है या लो है, आप कहोगे इसका रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू एक पेन। अगर मैं एक पेन को कंडक्टर बनाऊं, एक पेन मेरे पास है, अगर उसको और इसका कंपेयर करूं और मैं पूछूं आपसे किसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो आप बताओगे पेन का रेजिस्टेंस हाई होगा। क्यों? इसमें देखिए रेजिस्टेंस जो है वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा ना, ये वाला पार्ट,
इसलिए उसका क्या रेजिस्टेंस हाई होता है, और साथ में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस लो होगा उसमें करंट इजी वे से फ्लो कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, मैंने जो सारी चीजें बताई। इसमें अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। स्टूडेंट अभी भी आप देख लीजिए, ये सारी चीजें कहीं भी दिक्कत है स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।